1857 की क्रांति आखिर फेल क्यों हुई, जबकि पूरे देश में आग भड़क चुकी थी? और फिर वही भारत 1947 में आजाद कैसे हो गया? इन 90 सालों में ऐसा क्या बदला? आज हम 1857 से 1947 तक की पूरी कहानी ऐसे समझेंगे कि हर एग्जाम का सवाल यहीं से निकलेगा, और इस वीडियो को देखने के बाद आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इसी विश्लेषणात्मक नजरिए से 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से शुरू करते हैं। इसे हम 3 मुख्य कारणों में बांटकर समझ सकते हैं। सबसे पहले अगर हम राजनीतिक कारण को देखें तो लॉर्ड डलहौजी ने एक नीति लागू की थी, हड़प नीति, जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते हैं। अच्छा, वो जिसमें कोई वारिस नहीं होता था। बिल्कुल। इस नीति का सीधा सा नियम यह था कि अगर किसी भारतीय शासक का अपना सगा बेटा या कोई प्राकृतिक उत्तराधिकारी नहीं है तो वो किसी को गोद नहीं ले सकता। शासक की मृत्यु के बाद उसका राज्य सीधा ब्रिटिश हुकूमत के पास चला जाता था। मतलब ये एक तरह का सीधा धोखा था। जी, और इसी क्रूर नीति का शिकार होकर झांसी और सतारा जैसी बड़ी रियासतों को अंग्रेजों ने हड़प लिया। ये तो हुआ राजनीतिक पहलू। अब अगर आर्थिक कारण की बात करें तो स्थिति और भी भयानक थी। किसानों के नजरिए से? हाँ, किसानों और जमींदारों पर अंग्रेजों ने लगान का इतना भारी बोझ डाल दिया था कि खेती करना पूरी तरह से घाटे का सौदा बन गया था। और ऐसे ही घुटन भरे माहौल में एक तीसरा और सबसे तात्कालिक कारण सामने आया। वो राइफलों वाला मुद्दा, राइट? जी, इनफील्ड राइफलों का प्रवेश। सेना में ये नई राइफलें आईं जिनके कारतूसों को दांत से काटना पड़ता था, और सैनिकों में ये खबर फैल गई कि इनमें गाय और सूअर की चर्बी का इस्तेमाल हुआ है। ओहो, मतलब ये सीधा हिंदू और मुस्लिम दोनों सैनिकों की धार्मिक भावनाओं पर प्रहार था। धर्म की बात पर तो आक्रोश सबसे तेजी से फैलता है, और 29 मार्च को यही हुआ। बिल्कुल, 29 मार्च को बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे ने सबसे पहले विद्रोह कर दिया। और फिर 10 मई 1857 को मेरठ छावनी से सिपाहियों ने बगावत करके सीधा दिल्ली की ओर कूच किया। सही कहा आपने। भले ही ये क्रांति पूरे देश में फैली, लेकिन इसे कुचल दिया गया, पर इसका परिणाम बहुत बड़ा हुआ। इसके बाद 1858 का भारत सरकार अधिनियम पारित हुआ। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म? पूरी तरह खत्म। सत्ता सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी महारानी विक्टोरिया के पास चली गई, और जो प्रशासन चलाने वाले गवर्नर जनरल थे उनका पद बदलकर वाइसरॉय कर दिया गया। भारत के पहले वाइसरॉय लॉर्ड कैनिंग बने। यहाँ एक बहुत दिलचस्प कॉज एंड इफेक्ट मुझे दिख रहा है। 1857 में भारतीयों ने देखा कि सिर्फ हथियारों से बात नहीं बन रही है, तो उन्हें एक राजनीतिक मंच की जरूरत महसूस हुई, और अंग्रेजों को लगा कि एक प्रेशर कुकर के सेफ्टी वॉल्व जैसी संस्था बनाई जाए ताकि भारतीयों का गुस्सा शांति से निकलता रहे। बहुत सटीक एनालॉजी है। और इसी सेफ्टी वॉल्व के विचार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी INC को जन्म दिया। 28 दिसंबर 1885 को। जी, 28 दिसंबर 1885 को बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में इसकी स्थापना हुई। और दिलचस्प बात यह है कि इसके संस्थापक A.O. ह्यूम एक रिटायर्ड ब्रिटिश अधिकारी थे। अच्छा, और पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बैनर्जी इसके अध्यक्ष थे, और इसमें सिर्फ 72 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। मतलब अंग्रेजों को लगा था कि इस सेफ्टी वाल्व उनकी मुट्ठी में रहेगा, जो बाद में आजादी का सबसे बड़ा हथियार बन गया। खैर, आगे बढ़ने से पहले कमेंट में जरूर बताओ आप किस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और हिस्ट्री का कौन सा टॉपिक आपको सबसे बोरिंग लगता है। अब 1905 से 1919 के चरण पर आते हैं। राष्ट्रवाद उग्र हो रहा था। जब कांग्रेस मजबूत हो रही थी तो लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल विभाजन का दांव क्यों चलाया? क्या ये सच में प्रशासन सुधारने के लिए था? नहीं, प्रशासन तो एक सफेद झूठ था। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को पूर्वी और पश्चिमी बंगाल में बांट दिया। इसका असली मकसद था बंगाल में तेजी से उभर रहे राष्ट्रवाद को कुचलना। वो हर हाल में हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ना चाहता था। लेकिन इसका असर तो उल्टा हुआ ना? बहुत उल्टा हुआ। विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन शुरू हो गया। पूरे देश में विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। हाँ। और ये विरोध इतना उग्र था कि अंततः 1911 के दिल्ली दरबार में अंग्रेजों को बंगाल विभाजन रद्द करना पड़ा। लेकिन इस स्वदेशी आंदोलन को कैसे चलाया जाए, इस बहस ने कांग्रेस को ही बांट दिया। बिल्कुल, और इसी वजह से 1907 का सूरत अधिवेशन हुआ, जहां कांग्रेस 2 हिस्सों में बंट गई, नरम दल और गरम दल।
गरम दल मतलब जो एक्सट्रीमिस्ट थे। जी, गरम दल का नेतृत्व लाल बाल पाल कर रहे थे, यानी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। वो चाहते थे कि आंदोलन सिर्फ बंगाल तक सीमित न रहे बल्कि पूरे देश में फैले। तो अंग्रेजों ने इस फूट का फायदा तो उठाया ही होगा, उन्होंने इसे कानूनी रूप दे दिया। सही पकड़े आप। 1909 का मार्ले मिंटो सुधार आया। इसे इंडियन काउंसिल्स एक्ट भी कहते हैं। इसके जरिए अंग्रेजों ने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल यानी सेपरेट इलेक्टोरेट की शुरुआत कर दी। मतलब समाज को धर्म के आधार पर बांट दिया। हाँ, इससे सांप्रदायिकता को, कम्युनलिज्म को कानूनी मान्यता मिल गई। फूट डालो और राज करो की नीति बिल्कुल पक्की हो गई। हाँ, देश बटा हुआ था। और ऐसे ही समय में 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी की वापसी होती है, जिसे हम आज प्रवासी भारतीय दिवस कहते हैं। उनका पहला कदम क्या था? आते ही उन्होंने कोई बड़ा आंदोलन नहीं किया। उनका पहला सफल प्रयोग था 1917 का चंपारण सत्याग्रह, बिहार में। जी, बिहार के चंपारण में किसानों पर अंग्रेजों ने तिनकठिया प्रणाली थोप रखी थी। मतलब किसानों को अपनी जमीन के 3/20 हिस्से पर हर हाल में नील की खेती करनी पड़ती थी, जिससे जमीन बंजर हो जाती है। बिल्कुल। वहां के स्थानीय नेता राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को बुलाया और ये भारत में गांधी जी का पहला सफल सविनय अवज्ञा या सिविल डिसोबीडियंस का प्रयोग साबित हुआ। तो इसके पलटवार में ही अंग्रेजों ने 1919 का रॉलेट एक्ट लाया होगा। हाँ, 1919 का रॉलेट एक्ट। मार्च 1919 में ये काला कानून आया। इसके तहत सरकार किसी भी भारतीय को बिना मुकदमा चलाए जेल में डाल सकती थी। इसे बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून कहा गया। बहुत ही क्रूर कानून था और इसी के विरोध का नतीजा था जलियांवाला बाग। जी, 13 अप्रैल 1919 को वैसाखी का दिन था। अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक शांतिपूर्ण सभा हो रही थी। लोग डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे थे। और फिर जनरल डायर ने? हाँ, जनरल डायर ने बाहर निकलने के रास्ते बंद करवाकर उस शांतिपूर्ण और निहत्ती भीड़ पर अंधाधुंध फायरिंग करवा दी। ये घटना और उस वक्त चल रहा खिलाफत का मुद्दा, इन दोनों ने मिलकर 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन यानी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को जन्म दिया। बिल्कुल, गांधी जी ने तय किया कि सरकार के साथ कोई सहयोग नहीं करना है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल है, इतने बड़े जन आंदोलन को गांधी जी ने अचानक वापस क्यों ले लिया? इसके पीछे थी 5 फरवरी 1922 की एक घटना। यूपी के गोरखपुर में चौरी चौरा कांड हुआ था। एक उग्र भीड़ ने पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी, जिसमें 22 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई थी। तो सिर्फ 22 मौतों के लिए पूरा आंदोलन रोक दिया? देखिए, गांधी जी का आंदोलन अहिंसा पर टिका था। वो जानते थे कि अगर जनता ने हिंसा की तो अंग्रेजों को आंदोलन को सैन्य ताकत से कुचलने का बहाना मिल जाएगा। इसीलिए उन्होंने 12 फरवरी 1922 को आंदोलन वापस ले लिया। मैं समझ सकती हूँ। अब असहयोग के बाद 1930 आते आते एक नया दौर आया जहां रियायतें नहीं, सीधी पूर्ण आजादी की मांग होने लगी। जी, दिसंबर 1929 के लाहौर अधिवेशन में यह साफ दिखा। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास हुआ और तय हुआ कि 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन और दांडी मार्च जी, इसी के तुरंत बाद शुरू हुए। बिल्कुल। और गांधी जी ने नमक को चुना, जो एक आम आदमी की बुनियादी जरूरत है। बिल्कुल। 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी मार्च शुरू हुआ। 240 मील की यात्रा थी ना? हाँ, 240 मील की यात्रा उनके 78 अनुयायियों के साथ। 6 अप्रैल को उन्होंने दांडी पहुंचकर नमक कानून तोड़ा। इसके भारी दबाव के कारण 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ और गांधी जी लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जाने के लिए राजी हुए। पर अंग्रेज कहाँ सुधरने वाले थे, उन्होंने फिर से बांटने की चाल चली, इस बार दलितों के जरिए। 1932 के पूना पैक्ट का क्या बैकग्राउंड था? 1932 में ब्रिटिश पीएम रैमजे मैकडोनाल्ड ने एक सांप्रदायिक पंचाट या कम्युनल अवार्ड की घोषणा की। इसमें दलितों के लिए भी पृथक निर्वाचक मंडल का प्रस्ताव था। गांधी जी इसके खिलाफ आमरण अनशन पर बैठ गए। और फिर समझौता हुआ? जी, 24 सितंबर 1932 को पुणे की यरवदा जेल में गांधी जी और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के बीच पूना पैक्ट हुआ। इसमें पृथक निर्वाचक मंडल रद्द किया गया और दलितों के लिए आरक्षित सीटें 71 से बढ़ाकर 147 कर दी गईं। 1942 आते आते तो देश का सब्र पूरी तरह टूट चुका था। द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और क्रिप्स मिशन भी फेल हो गया। क्रिप्स मिशन की विफलता ने साफ कर दिया कि अंग्रेज सत्ता नहीं छोड़ेंगे।
इसीलिए 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान से गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। पर अंग्रेजों ने तो तुरंत सारे नेता पकड़ लिए थे। हाँ, 9 अगस्त की सुबह ही ऑपरेशन जीरो आवर चलाकर सभी शीर्ष नेता गिरफ्तार कर लिए गए। लेकिन कमाल की बात यह थी कि जनता ने आंदोलन खुद अपने हाथों में ले लिया। और अंततः अंग्रेजों को झुकना ही पड़ा। बिल्कुल। 1946 में उन्होंने कैबिनेट मिशन भेजा जिसमें पैथिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर थे। इसके आधार पर संविधान सभा बनी और अंतरिम सरकार का गठन हुआ। और फिर फाइनल माउंटबैटन योजना। जी, 1947 की माउंटबैटन योजना या 3 जून योजना। ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित किया। भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र डोमिनियन बने। 14 अगस्त को पाकिस्तान और 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया। अंत में एक बहुत गंभीर विचार है जिस पर हर छात्र को सोचना चाहिए। 1857 में हिंदू मुस्लिम एक होकर लड़े थे, लेकिन अंग्रेजों ने अपनी फूट डालो और राज करो नीति से उस एकता को इतना खोखला कर दिया कि 1947 में आजादी तो मिली, लेकिन विभाजन की भारी कीमत चुकाकर। हमें सिर्फ घटनाएं नहीं, नीतियों का गहरा असर समझना चाहिए। बच्चों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।